हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट 2024, जिसकी की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होने के लिए निर्धारित की गई है। और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 23 रहने वाली है। और हम जो एस्टेट का सिलेबस दिया गया है HBSC की तरफ से, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस डाल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की 22 क्लासेस आपने देख ली होंगी और नोट्स भी बना लिए होंगे अपने। और हम पढ़ रहे हैं अब रीतिकाल, और रीतिकाल पर मैं अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 2 या 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं शायद। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो से अगर आप बीच में जुड़ते हैं तो आपको रीतिकाल के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या पढ़ा रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो रीतिकाल का पार्ट 1 पार्ट 2 मैं डाल चुकी हूँ और आज होगा पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो आप अगर ये सभी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आपको चैनल पे वीडियो समझ में नहीं आ रही हैं, तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। पर डे मैं जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, सभी वीडियोस मैं टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ, तो वहाँ से आपको देखने में आसानी रहेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सभी वीडियोस एक ही जगह पर इकट्ठी मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और इसमें पढ़ रहे हैं रीतिकाल, और रीतिकाल के बारे में रीतिकाल का नामकरण, उसके प्रवर्तक आचार्य और रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके प्रकाशन वर्ष और उन रचनाओं का वर्ण्य विषय, इतना मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ 2 पार्ट के अंतर्गत। और रीतिकाल को हम अब तीसरी वीडियो पढ़ रहे हैं। और रीतिकाल को आपको बता देती हूँ कि रीतिकाल को 3 धाराओं में विभाजित किया। अब किस विद्वान ने कितनी धाराओं में विभाजित किया, किस कवि को कौन सी धारा के अंतर्गत रखा, ये सब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी थी। तो आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब जो आज की क्लास है उसमें मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चलूंगी सीधा, क्योंकि हम रीतिबद्ध कवि भी बता चुके हैं, रीति सिद्ध कवि भी बता चुके हैं और रीति मुक्त कवि भी बता चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मैंने अलग बताया, विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार मैंने अलग बताया, और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैंने आपको सब बता दिया है। तो आपने ये सारी बातें पढ़ ली होंगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रीतिबद्ध कवि पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रीतिबद्ध कवि क्या हैं। तो ये वो कवि हैं जो लक्षण ग्रंथों की जिन्होंने रचना की। उस समय जो परिपाटी चल रही थी लक्षण ग्रंथ लिखने की, तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। जो संस्कृत आचार्य लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे, उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं का अनुसरण करते हुए जिन्होंने और रीति परंपरा का निर्वाह करते हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, उन कवियों को हम रीतिबद्ध कवि कह सकते हैं। अब रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर देखो सभी बातें आपको नहीं पढ़नी है। इनके जन्म दिया हुआ है, कवि दे रखे हैं, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, आश्रयदाता, इतना जो आपको पढ़ना है मैं वही बताऊंगी। लेकिन मैं कंटेंट आप सभी के सामने सारा लेकर आई हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो रीतिकाल को 3 धाराओं में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहली धारा आती है रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, एक बार फिर से नजर डाल लो। ये तो मैं सर्वसम्मति से आपको बता रही हूँ, वैसे मैंने अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग भी आपको बता दिए हैं। तो पूर्ण बहुमत के साथ, मतलब जिन्होंने माना पूर्ण मत के साथ रीतिबद्ध कवि, तो वो हैं चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जसवंत, सुखदेव मिश्र। ठीक है, और उसके बाद तोष, कुलपति मिश्र, देवदत्त। ठीक है, ये सभी जो कवि हैं ये रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो चिंतामणि, अब चिंतामणि की रचनाएं, भूषण, मतिराम, जसवंत, इन सभी की रचनाएं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिर्फ आपको यहाँ से ये नोट करना है कि ये रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले, देव के बाद कौन कौन सा आता है, आप इनकी एक ट्रिक से बनाकर याद कर लें। सैयद, गुलाब नबी, रसलीन, भिखारी दास और पद्माकर, ये सारे कवि कैसे थे, रीतिबद्ध कवि थे। अगर इनके आश्रयदाताओं के बारे में भी अगर आप, या जन्म मृत्यु के बारे में अगर आपसे याद होता है तो आप कर सकते हैं। बाकी बस इतना याद रखना है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। अब रीतिबद्ध कवियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने योग्य हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, वही हम पढ़ेंगे।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये बात मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो जो डाली थी रीतिकाल पर, उसकी में भी मैंने बता दिया था। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काव्य का जो प्रवर्तक माना है वो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। और इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने अखंड परंपरा चलाई रीति की, इसलिए इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि चिंतामणि त्रिपाठी जो थे सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और ऊपर वाला तो था इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो किस प्रकार के आचार्य थे, तो वो रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर और कौन, उसके भाई कौन कौन थे? मतीराम, भूषण, जटाशंकर त्रिपाठी। तो ये आप ध्यान रखने की योग्य बस थोड़ी सी बातें। उसके बाद आपने देखा होगा कि रीतिबद्ध कवि हम पढ़ रही हैं, और सबसे पहला नाम चिंतामणि, और चिंतामणि के बाद आता है भूषण का। तो भूषण को किसके लिए माना जाता है? क्योंकि भूषण जो शिवाजी थे उनके दरबार में रहते थे, और शिवराज भूषण छत्रसाल दशक छत्रसाल के दरबार में भी रहे, महाराजा छत्रसाल के भी। तो उनसे उनके चरित्र का बखान करने के लिए इन्होंने ग्रंथ लिखे। अब आपको पता है कि अगर किसी वीर के चरित्र लिखेंगे तो उसमें वीर रस तो स्वाभाविक है। तो भूषण जो थे ये वीर रस के कवि हैं, और जो चिंतामणि थे ये रसवादी आचार्य थे। ये वीर रस है, रस के अंतर्गत जितने भी हमारे 8 या 9 रस हैं तो उसके अंतर्गत एक वीर रस भी आता है। तो भूषण जो थे ये वीर रस के कवि हैं, और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवि भूषण की उपाधि किसने दी भूषण को? वैसे तो इनका नाम भूषण है, लेकिन कवि भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला रीतिबद्ध कवि आता है मतीराम, और इनकी रचनाएं तो सभी मैंने आपको अगर इनके जितने भी कवि रीतिबद्ध के हम कवि पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं मैं एक ही साथ इससे पिछली वाली वीडियो में डाल चुकी हूं। आज की वीडियो में हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि तो सोलंकी राष्ट्र नरेश रुद्र ने दी, और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं भूषण का मूल नाम मनीराम या पतिराम मानते हैं, और जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो इनका मूल नाम घनश्याम बताते हैं। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो छत्रसाल को। मतलब ये जो पंक्ति है ये पेपर में पूछी जाती है, आपको इस पंक्ति का ध्यान रखना है। शिवा को बखानो छत्रसाल को, कह रहा कि शिवाजी का बखान करूं या फिर छत्रसाल का बखान करूं, क्योंकि ये 2 राजाओं में उसमें रहा था। और महाराज छत्रसाल ने एक बार महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा दिया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो छत्रसाल को। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, और इसी प्रकार के कथन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो भूषण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा कि इनके जो वीर रस के उद्गार थे, उद्गार का मतलब इनके जो विचार थे, इनके जो भाव थे, वो सारी जनता की हृदय की संपत्ति, मतलब धन दौलत होता है ना, सारी जनता की हृदय की संपत्ति हुए। मतलब सभी लोगों ने उनको अच्छे से अपनाया, और इन्होंने मैंने खूब बताया है, आपको कई बार बताया है कि शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में ये रहे हैं। तो इनकी प्रशंसा से रिलेटेड इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, और वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये बात किसने कही, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये भूषण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। उसके बाद आता है मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम
और चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भूषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब अगला कवि आता है रीतिबद्ध कवि मतीराम। मतीराम की रस राज, ललित ललाम, मतीराम सतसई, ये सारी रचनाएं मैंने आपको कल लिखवा दी थी। तो मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रय दाताओं को समर्पित किया। तो रीति काल के अंतर्गत एक बहुत ही एक प्रवृत्ति चली हुई थी अपने आश्रय दाताओं की प्रशंसा करना। तो इन्होंने भी अपने ग्रंथों को अपने आश्रय दाताओं को समर्पित किया। और आश्रय दाता कौन कौन थे इसके? एक तो जहांगीर, बिना आश्रय के भाव सिंह, हाडा, सेठ भोगनाथ, ये बूंदी के थे, ये दिल्ली के थे। तो ये सब आपको नहीं करना है। तो ये जहांगीर के आश्रयदाता थे, ठीक है। इनके आश्रयदाता जहांगीर थे। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं ये रही, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मतीराम की एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाएंगी। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचासिका, सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब बातें भी मैंने जो कल की वीडियो डाली थी उसमें बता दी थी। अब मैं दोबारा से यहाँ पर नहीं बताऊंगी। वृत्त कौमुदी बताया था, कौमुदी बताया था, और वृत्त का जहाँ पर भी नाम आया उसका मतलब आप छंद समझ लेना, ठीक है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब मैं बहुत ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल की वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से सारी रचनाएं करवा दी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतलब जो रचना है मतीराम की वृत्त कौमुदी, या फिर इसे हम छंद सार भी कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मतीराम ने वृत्त कौमुदी नामक रचना जो है ये शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? फूल मंजरी। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर, तो देखो पहला यहाँ पर फूल मंजरी दे रखा है और किसी ने इसके रसराज को जो है प्रथम ग्रंथ माना है। तो आप पीछे जाकर इस तरीके से बातों को समझ सकते हैं। तो मतीराम का प्रथम ग्रंथ वैसे तो फूल मंजरी माना जाता है, लेकिन बच्चन ने रसराज को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का, स्निग्ध मतलब एकदम शांत जिस प्रकार से होता है ना, तो मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतलब भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतीराम ने जिस प्रकार से रसों का प्रयोग किया, प्रसादपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, तो ऐसी भाषा जो है औरों में बहुत ही कम मिलती है। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अब अगला कवि आता है जो कि रीतिबद्ध का कवि है, और वो है जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की मैंने आपको बताई थी भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भाषा भूषण में 212 दोहे हैं, अलंकारों का निरूपण किया गया है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया था, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो इनसे संबंधित सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हुए चलना है आपको। बाकी तो मैंने आपको सारे कवि बता दिए हैं कि रीतिबद्ध कौन से थे, रीति सिद्ध कौन से थे, रीति मुक्त कौन से थे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ, अभी हम रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने चिंतामणि पढ़ा, चिंतामणि, फिर भूषण पढ़ा, मतीराम पढ़ा, ठीक है। और अगला नाम आता है जसवंत का। तो हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। और जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी, एक तो भाषा भूषण और एक प्रबोध चंद्रोदय। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करना चाहे तो इन्हें कर सकते हैं। देखो बुक्स में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पागलों की तरह आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि पेपर में आप अच्छे से अच्छे अंक ले सकें। सुखदेव मिश्र आता है, ये भी रीतिबद्ध कवि थे, और इसके संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण, विशद मतलब बिल्कुल विस्तार से निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण को तो सोलंकी राष्ट्र ने दी थी, और सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। इनकी प्रमुख रचनाएं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इन पर मैं अब यहाँ पर प्रकाश नहीं डालूंगी। उसके बाद अगले रीति कवि आते हैं, तोष रसवादी आचार्य हैं, तोष कवि।
ये भी मैंने आपको बताया था। तो तोष कवि किस प्रकार के कवि हैं? ये भी रसवादी हैं। इनका मूल नाम है तोष निधि। मैंने तोष निधि के नाम से आपको रचनाएं लिखवाई थी। ये इनकी रचनाएं दे रखे हैं, सुधा निधि, सख नख सिख और विनय शतक। उसके बाद अगला रीतिबद्ध कवि आता है कुलपति मिश्र। और कुलपति मिश्र जो थे ये भी रस और ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। ध्यान रखना, बिहारी कुल, भाई किसके कुल में थे? ये बिहारी के कुल में थे, ऐसे याद रखना, बिहारी के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 16, ये रहने दें आप। कुलपति मिश्र के रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नख सिख, संग्राम सार, इतनी सारी रचनाएं दे रखी हैं, लेकिन मैंने इकट्ठी करवा दी थी और दो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने ट्रिक भी बताई थी, कुल में हमेशा रहस्य रहता है। तो कुल रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। ठीक है, कुलपति मिश्र की। और ये सब भी देखो, ये सारी विषय वस्तु वगैरह मैंने कल के वीडियो में अच्छे से बता दी थी। डॉक्टर नगेंद्र ने अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कुलपति मिश्र की एक और पुस्तक बताई है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। महाकवि देव, अगला नाम आता है देव। और देव भी जो थे रीतिबद्ध कवि थे। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी ये कि एक आचार्य भी थे और ये क्या थे? दो कवि भी थे, दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद आगे आता है, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है, सभी बातें पढ़ते चलेंगे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। हित हरिवंश कौन सा संप्रदाय था? इसका राधा वल्लभ संप्रदाय। तो उस संप्रदाय में दीक्षित थे कौन? देव कवि। देव की प्रमुख रचनाएं, अब इन पर मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सारी कल आपको बता दी थी। तो ये सारी रचनाएं हैं, उस वीडियो में आपने पढ़ ली होंगी और ये सब भी मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ से एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैंने इम्पोर्टेंट इनकी बताई थी, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन भी इसे कह सकते हैं, सुजान विनोद, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ मैंने बताई थी बिल्कुल अच्छे से आपको कल। और उसके बाद आता है सुख सागर। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सुख सागर तरंग किसकी रचना है? बालदत्त मिश्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। और प्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है। ध्यान रखना भाई, जो देव कवि थे रीति काल के, उनकी रचनाओं की संख्या 72। शिव सिंह सेंगर, जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमने पढ़ा था तो हिंदी साहित्य का जो सूत्रपात था उसमें भी हमने पढ़ा था शिव सिंह सेंगर को। तो ये शिव सिंह सेंगर आपको याद आ गया होगा। इन्होंने जो ये कवि है देव, उसकी 72 रचनाओं की रचनाएं मानी है। और कुछ विद्वान हैं इनकी रचनाएं 52 बताते हैं। तो ये सब ऐसे ही बातें, यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ये देव की रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं, लेकिन मैंने बहुत ही ट्रिक से कल आपको पढ़ा दी थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, जो देव से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। काव्य रसायन इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है देव का। और देव कविता में अभिधा 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जिसमें किसी भी शब्द को या वाक्य को देखते ही आपका उसका अर्थ समझ में आ जाता है आसानी से, तो वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। और अभिधा शब्द शक्ति को सबसे उत्तम माना इन्होंने और काव्य रसायन नामक ग्रंथ के अंतर्गत। अभिधा उत्तम काव्य है। मध्यम लक्षणा मतलब जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसको मध्य कोटि का माना है। और अधम व्यंजना सब रस बिरस उल्टी कहत नवीन। और जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसको इन्होंने सबसे अधम यानी कि सबसे नीचे माना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ये तो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव, ये सब आप रहने दे। अब आता है रसलीन। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये मीर तूफैल अहमद के शिष्य थे।
अब यहाँ पर ये रसलीन का तो आपको ये याद रखना है। और रसलीन की 2 रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। और भी देखते हैं, ये सब मैंने बता दिए थे, तो अब मैं दोबारा यहाँ से आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जो है हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे ही भिखारी दास का आ जाता है। तो भिखारी दास की जो रचनाएं हैं ये सब मैंने आपको कल लिखवा दी थी और सब यहाँ पर आपको बता दिया था। और उसके बाद आता है पद्माकर, और ये पद्माकर की सारी रचनाएं हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ, मतलब ये अलंकार के रीतिकाल के जितने भी कवि थे जो 3 धाराओं में विभाजित थे, उनमें से तीनों धाराओं में से अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन कौन से हैं। तो मतलब अगर आपसे इन रचनाओं में से जितनी रचनाएं ये दे रखी हैं, इनमें से कोई भी एक नाम देकर आपके पेपर में पूछ ले कि इनमें से कौन सी रचना अलंकार निरूपक है, तो अधिकतर में तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि अलंकार और कवि कुल कंठाभरण, अलंकार रसमंजरी, अलंकार दर्पण। लेकिन जिनसे पता नहीं चल रहा, जैसे कि शिवराज भूषण, भाषा भूषण, रसिक मोहन, कर्णाभरण, ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं ने याद कर लेना कि अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। और ये कवियों के नाम तो आपने कर ही लिए होंगे। और नेक्स्ट आता है, इसी प्रकार से वो अलंकार निरूपक थे। ये कुछ रचनाएं हैं रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो मैंने आपको बताया था काव्यांग निरूपक, मैंने फर्स्ट ही पीरियड लेक्चर में अच्छे से समझाया था, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। तो ये सब आपने देख लिए होंगे, तो अब यहाँ से समझ गए होंगे, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रीतिकाल के अंतर्गत जो अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारे अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। इनमें से ये आपको याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कवि कुल कंठाभरण, और ये आप इनमें से एक ये पद्माभरण, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अभी कुछ और रचनाएं आती हैं जिनमें सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है वो सर्वांग निरूपक कवि भी हो गई। ठीक है, तो चिंतामणि जो थे इन्होंने सर्वांग निरूपक एक ग्रंथ लिखा, कवि कुल कल्पतरु। ये किस प्रकार का है? सर्वांग निरूपक। कुलपति का रस रहस्य, ये भी सर्वांग निरूपक। अरे सर्वांग के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, मतलब इन कवियों ने, रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, और उन लक्षण ग्रंथों के अंतर्गत जो काव्य के सभी अंग हैं, सर्वांग निरूपक काव्य के सभी अंगों पर प्रकाश डाला। अब काव्य के अंग है, रस है, छंद है, अलंकार है, नायिका भेद है, श्रृंगार वर्णन है, इन सभी पर प्रकाश डाला। वो सारे क्या कहलाते हैं? सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहलाते हैं। अब देव की एक काव्य रसायन, ये भी सर्वांग निरूपक है। और उसके बाद श्रीपति की काव्य सरोस, और भिखारी दास का याद रखना है काव्य निर्णय, ये भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है जो महत्वपूर्ण, अब बस ये इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें एक रस पीयूष निधि इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, सोमनाथ की रस पीयूष निधि। ठीक है, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। उसके बाद कुछ ग्रंथ ऐसे हैं रीतिकाल के अंतर्गत जिसमें जो छंद निरूपक ग्रंथ है, मतलब जिसमें केवल छंदों का निरूपण किया गया है, छंदों के बारे में बताया है। तो वो रचना कौन कौन सी है? चिंतामणि की पिंगल, मुरलीधर भूषण की छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम की छंदसार, और सुखदेव मिश्र के व्रत विचार। तो ये थोड़े से आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आपको याद करना है। अब रीतिकाल के रस निरूपक कवि आ जाते हैं, और कौन कौन से हैं? तोष निधि की सुधा निधि, नाम से ही पता चलता है, सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत क्या होता है? रस। मतीराम की रसराज। उसके बाद है, तो ये सारी आप देख लेना भाई, ठीक है, सारी तो क्या भिखारी की देख लेना, ये रस से संबंधित है, श्रृंगार रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। फिर रसलीन की रस प्रबोध इंपॉर्टेंट है, पद्माकर की जगत विनोद जो है ये इंपॉर्टेंट है, वेनी परवीन की नवरस इंपॉर्टेंट है, प्रताप की व्यंग्यार्थ कौमुदी, और उसके बाद ग्वाल कवि की रस रंग इंपॉर्टेंट है, श्रीपति की रस सागर इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सभी याद कर लेना, ठीक है।
देख लेना। वैसे मैंने सारी अलग अलग से पढ़ा दी। तो ये रचनाएं जब आपने कवि और उनकी रचनाएं अगर लिख ली और याद कर ली तो ये सब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज हमने रीतिबद्ध कवि के बारे में जाना सारा सब कुछ, और कल मैं रीति सिद्ध और रीति मुक्त दोनों एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगी। तो ये मैं फिर से बता देती हूँ, जो वीडियो यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। तो ये रस निरूपक कवि थे, आप इनके नाम लिख लेना कि ये सारे रस निरूपक कवि हैं, और ये जो इनकी रचनाएं हैं ये इनमें रस का वर्णन किया गया है। तो रस में से इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से आराम से, क्योंकि अगर इसी के अंतर्गत मैं रीति सिद्ध या रीति मुक्त पढ़ाती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देव की भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास मैंने बताया था। विलास 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 इनकी रचनाओं की ट्रिक के लिए बताया था। भिखारी देश की रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। रसलीन इंपॉर्टेंट है। रस प्रबोध, पद्माकर की जगत विनोद, वेनी परवीर की नवरस तरंग, प्रताप साई की व्यंग्यार्थ कौमुदी। और उसके बाद आती है इम्पोर्टेंट रचना, एक मिनट, बस ये इतने ही हैं, और ये सारे ऐसे ही दे रखे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तो वही हैं सारी। बाकी आप करना चाहो तो भाई कर सकते हैं। फिर देखो ये रीतिबद्ध कवि आ जाएंगे, मैंने आपको सारे पढ़ा रखे हैं। चलो देख लेते हैं एक बार, लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी वीडियो इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।